बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 259 किस्सा सुन चुके हैं और अब 260 किस्से मुलाहिज़ा फरमाएं। अब भी उनमें से कोई इस तरफ नहीं देख पाया था। मैं तेजी से खड़ा हुआ और अकबी दीवार पर चढ़ गया। बदकिस्मती से उसी वक्त किसी ने पलट कर देखा और मुझ पर निगाह पड़ते ही वो जोरदार आवाज के साथ चीखा। वो रहा। फिर उसने चीख कर मुझसे कहा, रुक जाओ वरना तुम्हें गोली मार देंगे। उसने बुलंद आवाज में कहा। इतनी मोहलत बहुत थी। उसका जुमला मुकम्मल होने से कबल ही मैं दूसरी तरफ कूद चुका था। पुलिस वालों ने भी फायरिंग करने में तामिल नहीं किया, मगर मुझे ललकारना उनकी गलती ही थी। जितनी देर में उनकी ललकार मुकम्मल हुई उतनी देर में मैं तो दूसरी तरफ पहुंच चुका था। गोलियां मेरे ऊपर से निकल गईं। लगातार फायरिंग की आवाजों ने इलाके का सुकून दरम बरम कर दिया था। जमीन पर गिरते ही मैंने बड़ी फुर्ती से खुद को संभाला और दाईं तरफ दौड़ लगा दी। अकबी गली ना हमवार थी और हमवार सड़क के मुकाबले में यहाँ दौड़ना दुश्वार साबित हो रहा था। मुझे 2-3 बार ठोकर लगी और मैं गिरते गिरते बचा। उधर पुलिस वाले अब दीवार पर चढ़कर मुझ पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं बंगलों की दीवारों से करीब होकर दौड़ रहा था, इसलिए उनकी कोशिश रायगां साबित हो रही थी। मैंने बाद बंगलों की खिड़कियां खुलने की आवाजें भी सुनी थी। मैं शदीद खतरे में गिर गया था, एक ऐसा खतरा जिससे निकलना महाल था। मुझे गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता था। वाहिद सूरत यह थी कि मुझे कोई पनाहगाह मयसर आ जाती। मैं अगरचे खासी तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था, मगर इस तेज रफ्तारी की कोई वक़्त नहीं थी। जदीद तरीन सादो सामान से लैस पुलिस को धोखा देकर निकल जाना नामुमकिनात में से था और मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास था। मुझे ये भी मालूम था कि जितना ज़्यादा वक्त गुजरता जाएगा मेरे बच निकलने के इम्कानात उतने ही कम होते चले जाएंगे। यही वजह थी कि मैंने दौड़ते दौड़ते रुक कर एक निगाह अकब में डाली और जब मुझे अपने अकब में कोई नज़र नहीं आया तो मैंने एक और बंगले की अकबी दीवार फलांगने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की। यह अरतर के बंगले से चौथा बंगला था। पुलिस वाले शायद हुक्म के इंतजार में रह गए थे, वरना अगर वो तेजी दिखाते तो अकबी गली में होते और मुझे गुम होने का मौका ना मिल पाता। मगर अब तो मौका मिल ही गया था। यह अलग बात है कि इस मौके से फायदा उठाते ही एक सुरीली नुजवानी चीख से वास्ता पड़ा था। यही शुक्र था कि चीख की आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी या शायद फायरिंग में दब गई थी। मैंने चौंक कर देखा, वो एक सर्वेंट क्वार्टर था जिसके दरवाजे पर वो खड़ी हुई थी और उसने चीख दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अंधेरे के बायस उसके खदोखाल वादे तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने ऊँटों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसका जिस्म मारे खौफ से लड़ रहा था। शायद वो फायरिंग की आवाजें सुनकर उठी थी। उसका खौफजदा होना फितरी अमर था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा और मैंने महसूस किया कि उसके जिस्म के इर्ताश में इजाफा हो गया है और गालिबन वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेना चाहती थी, मगर उसमें अपनी जगह से हरकत करने की हिम्मत ही नहीं रह गई थी। शायद उसने मेरी आवाज सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो उसका खौफजदा ज़हन अल्फाज को मरबूत करके उससे कोई मैनी अखज़ करने से कासिर था। अब भी वो यही समझ रही थी कि मैं उसकी तरफ किसी बुरी नीयत से बढ़ रहा हूँ। मैं अचानक रुक गया। उसका खौफ दूर किए बगैर उसकी तरफ बढ़ना, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करना ठीक नहीं था। खौफ की इंतहा किसी ऐसी खौफनाक चीख को जन्म दे सकती थी जो दूर तक सुनी जाती। मेरी यहाँ मौजूदगी का राज फाश हो जाता और मुझे अपना बचाव करने के लिए असरे नो जिद्दोजहद करना पड़ती। सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे में तनहा उसकी मौजूदगी जाहिर करती थी कि उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं है। अगर होता तो लगातार होने वाली फायरिंग के शोर के बाद ना सो रहा होता और उसके साथ ही दरवाजे पर नजर आता। इस एतबार से ये जगह बहुत महफूज थी और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने रुकते हुए कहा। आवाज ज्यादा बुलंद नहीं थी। अगर मुझे बेगुनाह मरते हुए देखना चाहती हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैंने उस पर एक नफ्सियाती हरबा आजमाया। मुझे इस हरबे की कामयाबी का 100% यकीन नहीं था। ताम अगरचे हरबा कामयाब ना होता तो मेरी मुश्किलात में 100% इजाफा जरूर हो जाता। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वापस मुड़ा और मुर्दा किसी अंदाज में चलता हुआ उससे दूर होने लगा। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं उसे धमकी देकर भी पनाह हासिल कर सकता था, मगर हालात के पेश नजर मैं कोई आर्दी कदम उठाने से गुरेज कर रहा था। यह जुआ भी मैंने इसलिए खेला था कि जो भी नतीजा निकले मुस्तकिल बुनियादों पर निकले। गली से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और मेरा खून खुश्क हो गया।
उसके साथ ही बंगलों की कितार के सामने वाली सड़क पर से पुलिस कार का सायरन सुनाई दिया। गोया पुलिस वालों ने मेरी तलाश के लिए लाए अमल तय कर लिया था। वो उस सिम से वाकिफ थे जिधर मैं गया था। उन्होंने मुझे हर तरफ से घेरने का फैसला कर लिया था। उन्हें अंदाजा होगा कि एक आदमी इतनी देर में ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जा सकता है। अगर वो पूरे इलाके को घेर कर पूरी तरह तलाशी ना लेते तो मैं कहता कि बसरे का पुलिस डिपार्टमेंट इस काबिल है कि उसे तोड़ दिया जाए। मैं बड़े मुज़महिल अंदाज में चल रहा था, बुझल कदमों से और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे सोचने का ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहता था। उस पर मेरा अरबा अगर कारगर ना होता तो फिर फौरी तौर पर कोई जाए बना मिलनी मुश्किल थी। ठहरो, ये रूह अफ़ज़ा नुस्वानी सरगोशी मैंने उस वक्त सुनी जब मैं तकरीबन मायूस हो चला था। मैं रुककर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ पलटा। मुझ पर इस तरह भी कैफियत तारी हो रही थी, मगर जल्दबाजी से खेल बिगड़ सकता था, इसलिए मैं खुद पर जबर करने के लिए मजबूर था। वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकलकर मेरी तरफ आ रही थी। कुछ देर कबल मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था तो वो खौफ ज़दा थी, लेकिन अब वो खुद मेरी तरफ आ रही थी तो उसे कोई खौफ नहीं था। तुम कौन हो? उसने मेरे नजदीक पहुंचकर कहा। और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी है? अब ना तो वो खौफ से लड़ रही थी और ना ही उसकी आवाज में खौफ ज़दगी का कोई तासर था। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मुझे पनाह देने के लिए तैयार हो या नहीं। वो लोग मुझे हर तरफ बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, किसी भी लम्हे यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो बेमौत मारा जाऊंगा। वो एक बार फिर तजब्जब में मुब्तला हो गई। मालूम नहीं क्या सोचने लगी थी, बिलाकर मुझे उसको टोकना पड़ा। तुम किस सोच में गुम हो गई? मुझे हाँ या ना में जवाब तो दे दो। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैं सोच रही थी अमूमन मर्द औरतों को पनाह दिया करते हैं, आज एक औरत एक मर्द को पनाह देगी। आओ। मैं उसके साथ चलता हुआ सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हो गया। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। एक कमरे के क्वार्टर में गहरी तारीकी छा गई। फिर उसने एक लाइट जला दी। खिड़कियां और दरवाजे बंद होने से लाइट बाहर नहीं जा सकती थी। रोशनी होते ही मैंने उसका जायजा लिया। वो खासी खुश शक्ल लड़की थी, उम्र 25 से 30 के दरमियान रही होगी। मेरी तजर्बेकार निगाहों से उसका पेशा पोशीदा नहीं रह सका और मुझे हैरत हुई। जिस पेशे से उसका ताल्लुक था उसमें तो हर किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है, फिर वो इस कदर खौफजदा क्यों हो गई थी? वो भी मुतजस्सिस नजरों से मुझे देख रही थी, शायद मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा अंदाजा करना चाह रही थी, मगर वो जो अंदाजा भी लगाती गलत ही होता। मेरी हकीकत तक पहुंचना आसान काम नहीं था। रात सोने से कबल मैंने और टारमंडू ने जो मेकअप किए थे उनकी बदौलत हम दोनों के खदो खाल मुकामी लोगों जैसे हो गए थे और अब हमें गैर मुल्कियों की हैसियत से शिनाख्त नहीं किया जा सकता था। जो भी हमें देखता मुकामी ही समझता। टारमंडू की जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं था, अलबत्ता मैं मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए जिंदा था। तारीख शायद है कि मर्द ने हमेशा औरत के दामन में पनाह ली है। मैंने उस पर से नजरें हटाते हुए कहा। अब मैं कमरे का जायजा ले रहा था। वो सिर्फ एक कमरा था और बस छत पर एक पंखा टंगा हुआ था जो इस वक्त भी चल रहा था। एक दीवार के साथ लड़की का पुराना सा रैक रखा हुआ था जिस पर गर्द की तह जाहिर कर रही थी कि उसे अरसा दराज से इस्तेमाल नहीं किया गया। एक स्टूल था जो कभी बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके अलावा कमरे में जो सामान था वो एक जलंगी सी चारपाई थी जिस पर एक बोसीदा सा गदा बिछा हुआ था। गदे पर बिछी हुई चादर न सिर्फ मैली थी बल्कि इस कदर तय दामन थी कि अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद गद्दे की बोसीदगी को छुपाने में नाकाम थी। एक तकिया भी था जो अपनी ज़ाहिरी हालत के एतबार से चारपाई, गद्दे और उस पर बिछी हुई चादर से हम आहंग नजर आ रहा था। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी। तारीख के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता मेरा जाती तजुर्बा तो यही है। उसने कहा। अब वो कतई खौफजदा नजर नहीं आ रही थी। मेरी निगाह चारपाई के नीचे रेंग गई जहाँ एक उम्दा किस्म का मुख्तसर सा सूट केस रखा हुआ नजर आ रहा था। इस सर्वेंट क्वार्टर में वो वह चीज थी जो इस लड़की की शख्सियत और इसके जिस्म पर मौजूद लिबास से मैल खाती थी। मालूम नहीं तुम कौन हो और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी है। सूरत से तो तुम मासूम नजर आ रहे हो, मगर जरूरी तो नहीं कि आदमी का जाहिर भी उसके बातनी की तरह हो। कतई जरूरी नहीं। मैं मुस्कुराया। बल्कि जाहिर और बातन कभी यकसा नहीं होते। बस औकात तो खुद पर भी अयान नहीं होते। आदमी खुद को दरियाफ्त करते करते चल बसता है। मेरा नाम सोनिया है। वो भी जवाबन मुस्कुराई। अगर तुम्हें जमाने के सर्दो गर्म की जरा सी भी हवा लगी है तो तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि मेरा पेशा क्या है। मुझे मालूम है कि औरत को देखकर अच्छा खासा अहमक भी फलसफा बोलने लगता है। तुम सूरत से तो मासूम नजर आते हो, मगर अहमक हरगिज नहीं हो सकते। तुम्हारी आंखों की चमक तुम्हारी जहानत की अक्कासी करती है। मेरा नाम अली है और मैं अमली आदमी हूँ।
मगर तुम्हारे तजर्बे को चैलेंज करने की जिसारत नहीं कर सकता। तुम्हारे बारे में मैं अंदाजा कर चुका हूँ, तुम पेशावर हो मगर खुद को एहतियात से खर्च करने की आदी हो, और इसी बात पर तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी एक सादा सी बात को फलसफे के रूप में सुना, वरना जो कुछ मैंने कहा उसे सदके दिल से हकीकत जान कर कहा था। वो हंस पड़ी, तुम यहाँ पनाहगज़ी नहीं मेरे मेहमान हो। मेरा कुल सरमाया तुम्हारे सामने मौजूद है, मुझसे किसी बड़ी मेजबानी की तवक्को मत रखना। उसके लहजे में हल्की सी शोखी थी। बड़ी मेहरबानी की तवक्को तो मैं रख सकता हूँ, मैंने खेज लहजे में कहा। हालांकि उससे बड़ी मेहरबानी तो तुम पहले ही कर चुकी हो। वो अफसुर्दा सी होगी, तुम देख रहे हो कि मैंने अब तक तुमसे बैठने को भी नहीं कहा। समझ में नहीं आता कि तुम्हें कहाँ बिठाऊं। मुझे अपने दिल में बिठाओ, आंखों में जगा दो। इस कोठरी में तो मैं अपनी जगह खुद बना सकता हूँ। मैंने गर्द आलूद स्टूल खींचकर बिला तकल्लुफ उस पर बैठते हुए कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उसने गुस्सीले लहजे में कहा, इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ कि अपने मोहसिनों का मजाक उड़ाता फिरूं। मैंने संजीदगी से कहा, तो फिर तुम्हारी इस बात को क्या समझूं? किसी होशमंद से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो किसी ऐसी औरत के दिल में बसने की ख्वाहिश करे जो रोज एक नई आगोश की जीनत बनती हो। अगर होशमंदी इसी का नाम है तो मैं बाज आया। मैंने दोनों कानों को हाथ लगाए। बादशाह जितनी इज्जत इन लोगों को देता है जो बगैर किसी मजबूरी के सिर्फ अपनी दौलत के बल पर किसी की मजबूरियां खरीदते हैं, मेरी नज़र में ऐसे उन साहिब सरवत लोगों से कहीं ज्यादा मोहतरम होते हैं, और मजबूरियां खरीदने वाले मेरी नज़रों में हशरातुल अर्द से भी ज्यादा बेवकूफ़ होते हैं। वो एक झटके से जलंगी चारपाई में गिर गई। तुम इंतहाई खतरनाक आदमी मालूम होते हो, उसने मुझे घूरते हुए कहा। पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम इतने सुकून से यहाँ बैठे बातें बना रहे हो। सिर्फ मेरे पीछे नहीं है सोनिया खानम, इस वक्त तक पूरा इलाका घेरे में लिया जा चुका होगा, और कुछ अजब नहीं कि हर घर की तलाशी भी ली जाए। ऐसी कौन सी वारदात करके भागे हो कि तुम्हारी खातर पुलिस इतनी दर्दसरी मोल लेगी? एक गैर मुल्की कत्ल हो गया है और दूसरा शदीद जख्मी है, उसका जाँ बर होना मुमकिन मालूम नहीं होता। दोनों कत्ल तुमने किए हैं? वो बुखला कर खड़ी हो गई। बुखलाई जरूर थी मगर खौफज़दा नजर नहीं आ रही थी। मेरे पास तो एक कलम तराश चाकू भी नहीं है। मेरा कसूर तो सिर्फ इतना है कि मैं उस बंगले में फंस कर रह गया था, खुद भी कत्ल होते होते रह गया, और जब पुलिस आई तो उनकी नज़रों में मैं आ गया। अगर वो मुझे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए तो मैं किसी तरह भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकूंगा। तुमने मुझे मुतमईन करने के लिए ये कहानी गढ़ी है, वरना दर हकीकत तुम ही ने उन दोनों को कत्ल किया होगा। तो तुम्हें यकीन नहीं आया? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, हाँ ये एक हकीकत है कि मैं झूठ बोल रहा था। उन दोनों को मैंने ही कत्ल किया है और सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें भी कत्ल कर दूं। मेरा दिल बहुत कमजोर है, मुझे डराओ मत। वो खौफज़दा से अंदाज में हंसी, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई कत्ल नहीं किया। तुम कह रही हो तो फिर यही ठीक होगा, मैंने बड़ी सादतमंदी से कहा और सर झुका लिया। ये क्या बकवास है? वो चिढ़ कर बोली, आखिर तुम मुझे सच्ची बात क्यों नहीं बताते? पहले सच्ची बात बताई थी, उस पर तुमने यकीन नहीं किया, फिर झूठा इल्जाम अपने सर लिया। तुम इस पर भी यकीन करने को तैयार नहीं। अब तुम ही बताओ कि मैं करूं क्या? मैंने बेबसी से कहा। तुम शायद मुझसे खतरा महसूस कर रहे हो, उसने तलख लहजे में कहा। और ठीक ही कर रहे हो, मुझ में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि तुम मुझ पर यकीन करो? शायद तुम आर्थर नामी शख्स से वाकिफ हो जो यहाँ से चौथे बंगले में रहता है। मैं और मेरा दोस्त उसके यहाँ ठहरे हुए थे। हमारे सोने के बाद चंद नामालूम अफराद घर में घुस आए। उन्होंने आर्थर को हलाक कर दिया। ये कमरे से निकला तो उन लोगों ने हम पर भी फायरिंग की। बदकिस्मती से गोली मेरे दोस्त को लगी और उसको मोलक जख्म आया। मैं महज अपनी खुशकिस्मती की वजह से बच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर किसी ने शायद पुलिस को फोन कर दिया, जो फौरन ही आ पहुंची। मैं बड़ी मुश्किल से अकबी दीवार फांक कर वहां से भागा। आखिरी लम्हे में किसी की नजर मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मुझ पर फायरिंग कर दी। लेकिन मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि तुम कोई बहुत खतरनाक आदमी हो। किसी आदमी ने दो शख्स को कत्ल होते देखा हो तो उसकी हालत वैसे ही गैर हो जाती है, और अगर किसी शख्स के पीछे पुलिस लगी हो तो वो उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठ सकता जब तक कि खतरे से निकल जाने का यकीन ना आ जाए। लेकिन तुम तो यूं इत्मीनान से बैठे मुझसे बातें कर रहे हो जैसे यहाँ किसी दावत में आए हुए हो। ये हकीकत है सोनिया कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मगर सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए, दोस्तों के लिए बेजरर तरीन आदमी से भी बेजरर हूँ। कुछ भी हो, अब तो तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वो लोग मुझे तलाश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। मामला एक गैर मुल्की के कत्ल का है। सोनिया चौंक पड़ी। मैं समझी थी आर्थर कोई मुकामी ईसाई होगा। वो अमेरिकी कौमियत का हामिल था और यहाँ एक शिपिंग कंपनी चला रहा था। तुम खुद अंदाजा कर लो कि उसके कत्ल पर पुलिस कितनी सरगर्मी दिखाएगी। सोनिया उठकर टहलने लगी।
मुझे अंदाजा नहीं था कि मामला इस कदर गंभीर है। उसने परेशानी से कहा, वाकई पुलिस तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? पुलिस अगर मुझ तक पहुंच गई तो मेरी किस्मत, तुम तो अपना काम कर चुकी। मैंने खुद को सिर्फ आला तबके तक महदूद रखा है। सोनिया ने कहा, बहुत से अफसरान के भी मुझसे रवाबत हैं। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें बचाने के लिए किससे बात करूँ। मैंने बड़े गौर से उसे देखा। कुछ देर कबल वो मुझसे बेइंतहा खौफज़दा थी और अब मुझे बचाने के लिए इस कदर मुस्तरिब हो रही थी। उसका ये तदाद मेरी समझ से बालातर था। एक तो तुम इस कदर मुझसे खौफज़दा थी कि खौफ से बेहोश होने वाली थी, अब ये हाल है कि मुझे बचाने के लिए ज़राए तलाश कर रही हो। मैंने उससे बराह रास्त सवाल कर लेना ही मुनासिब समझा। तुम्हारा ध्यान पूरी तरह काम कर रहा है, वो मुस्कुरा कर बोली। अपनी जान बचाने की बजाय तुम्हें ये फिक्र ज्यादा है कि मैं कौन सा काम क्यों कर रही हूँ। इससे मेरे अंदाजे की तायद होती है तुम बहुत गहरे आदमी हो। तुम्हारी जगह कोई आम होता तो उसके हाथ पैर फूले होते और उसे इस बात से कतई सरोकार ना होता कि उसकी जान किस तरह बचाई जा रही है। ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। वो दोबारा चारपाई पर बैठ गई। तुम ठीक ही समझे, इस दुनिया में हर आदमी खुद गर्द है। मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरी भी कोई गर्द पोशीदा है। मुझे पनाह देकर जो एहसान तुम मुझ पर कर चुकी हो, उसके लिए तुम्हें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं। और उसके लिए अब मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। लेकिन काम आने के लिए तुम्हारा आजाद रहना भी तो जरूरी है। अगर तुम भी काम आ गए तो फिर मेरे काम कौन आएगा? मुझे सर छुपाने के लिए एक अदर ठिकाना दरकार था, जो तुम्हारे तफैल मुझे मैसर आ गया। अब पुलिस मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। लेकिन पहले तो तुम कह रहे थे कि वो पूरे इलाके को घेरे में लेकर तुम्हें तलाश करेंगे। अब भी इस कदर मुतमईन कैसे हो गए हो? उनके पास मेरी कोई शिनाख्त नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। कोई मेरी सूरत तक भी नहीं देख सका। मैं भागते हुए पकड़ा जाता तो बात दीगर थी। अब तो मैं उन्हें शुबा तक भी होने नहीं दूंगा। वो एक तवील सांस लेकर रह गई। तो तुम्हारे इत्मीनान की ये वजह है, उसने कहा। लेकिन उसके लिए भी तो तुम्हें मेरा ताउन दरकार होगा। इस बात से मैंने कब इनकार किया। तुमने अगर साथ ना दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। सोनिया किसी सोच में डूब गई, फिर चंद लम्हे बाद बोली, लेकिन तुमने अभी तक मेरे बारे में नहीं पूछा। मुनासिब समझोगी तो तुम खुद ही बता दोगी। वैसे भी शायद मुझे इस बात का हक नहीं पहुंचता कि मैं तुम्हारी जात के बारे में खुरीद करूं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि जब से ईरानी फौजें बसरा के नवा तक पहुंची हैं, यहाँ के लोगों में बहुत बेचैनी पाई जाती है। बहुत से लोगों ने बसरा छोड़कर दूसरे शहरों का रुख किया है। ये बंगला भी एक ऐसे शख्स का है, वो अपने खानदान समेत आर्दी तौर पर यहाँ से मुंतकिल हो गया है। चूंकि जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आते, इसलिए मुलाजमीन को भी रुखसत कर दिया गया है। मुझ जैसे बहुत से लोगों ने ऐसे ही खाली मकानात को अपना मस्कन बना लिया है। इस कोठरी में एक बूढ़ा माली रहा करता था, वो भी अपने गांव चला गया और मैंने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन तुम्हारी माली हालत तो बहुत अच्छी होगी सोनिया, तुम्हें ये जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? जंग की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले मैं एक महंगे फ्लैट में रहा करती थी, अब मेरा कारोबार भी मुतासर हुआ है। मेरे सामने दो ही सूरतें थी, या तो खुद को अर्ज़ां कर दूं या फिर अपने अखराजात में तखफीफ कर लूं। मैंने दूसरी सूरत को तरजीह दी। खुद को अर्ज़ां और आम कर देना मुझे गवारा नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें किसी बात की क्या कमी हो सकती है सोनिया? तुम्हारे हल्के में तो बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से अब भी मुतमन्नी है कि मैं अब भी उन्हीं की रहूं। कई एक ने मुझे रिहाइश और कार तक की भी ऑफर की, मगर मैंने उन्हें टाल दिया। जिस्म का सौदा करना तो मेरी मजबूरी है। मैं अपनी आज़ादी का सौदा क्यों कर लूं? ये तो कारोबार है अली। कारोबार में खुद को गिरवी नहीं रखा जा सकता, रूह का सौदा नहीं किया जा सकता। जिस्म फरोशी तो बहुत थोड़े से वक्त के लिए होती है और उसके इवज मुआवजा भी भरपूर मिलता है। किसी एक की रहूंगी तो फिर यह कारोबार कहाँ रहेगा? ये तो मुलाजमत हो जाएगी, बल्कि मुलाजमत से भी कई गुना हाथ आगे की चीज यकीनी गुलामी है। तुम ठीक कह रही हो, मैंने उसकी बातों से मुतासर होकर कहा। लेकिन क्या तुमने इतना भी पैसा जमा नहीं किया कि बुरे दिन गुजार सको? जमा करने के लिए कुछ बचता तो इस पेशे कोई खैर बात ना कह देती। लेकिन तुम तनहा हो, तुम्हारी अखराजात इतने ज्यादा किस तरह हो सकते हैं कि तुम्हारी आमदनी उनके सामने मानद पड़ जाए? मैंने हैरत से कहा, मेरे वालदैन जिंदा हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, 11 बहन भाई हैं। मेरे वालदैन का पेशा ज़राअत है। दीगर बहुत से किसानों की तरह वो भी जिम्मेदारों के कर्जों में जकड़े हुए हैं। कभी हमारी जमीनें हुआ करती थी, अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे वालिद को कर्ज की जरूरत पड़ी थी, जो उन्होंने इस ख्याल से सूद पर ले लिया था कि आइंदा फसल पर अदा कर देंगे। मगर ऐसी कोई खुश नसीब फसल कभी पैदा ही नहीं हुई जिसके जरिए कर्ज से मुकम्मल छुटकारा हासिल हो पाता। मैंने जब से होश संभाला है, घर में तंग दस्ती का दौर
दौरा पाया है। मैंने अपने वालिदैन का सहारा बनने का फैसला 18 साल की उम्र में किया था। मैं घर से फरार हो गई थी। शहर आकर मैंने बड़े धोखे खाए और बिलाखिर अब मैं धोखा देना सीख गई हूँ। मैंने लोगों की जेबें हल्की करने का हुनर सीख लिया है। मेरे वालिदैन समझते हैं कि उनकी बेटी को शहर में कोई उम्दा मुलाजमत मिल गई है। जंग की वजह से हालात ख़राब ना हो गए होते तो शायद मैं अपने वालिदैन को कर्ज के इस बोझ से बहुत पहले आज़ाद करा चुकी होती, मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध साल और लगेगा। मैं खामोश था, वो भी खामोश हो गई थी। पुलिस वालों की तरफ से लाउड स्पीकर पर ऐलान किया जा रहा था कि एक खतरनाक मुजरिम फरार हो गया है। लोग अपने ही घरों में रहें और दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद रखें। ऐलान सुनकर सोनिया ने तशवीश से मेरी तरफ देखा। वो तो ऐलानात कर रहे हैं, अब क्या होगा? उसने कहा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और यहाँ मुलाजम हैं। घर के मालिकान गए हुए और निगरानी के लिए यहाँ हमें छोड़ गए हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह उन्हें ज्यादा शुबा करने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। अगर वो मेरी तलाश में इधर आ निकले तब भी इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे कि हमने किसी मशकूक आदमी को तो नहीं देखा। मैंने कहा, अब तुम ये बताओ कि तुमने रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर ही को क्यों मुंतखब किया? फिर और क्या करती? इमारत तो मुकफ्फल है, ना होती तब भी मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि इतनी दीदा दिलेरी से किसी और के घर में रह सकूं। आखिर तुम यहाँ भी तो रह रही हो, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? यहाँ कोई सामान नहीं है। अगर मकीन वापस आ जाएं तब भी कोई ख़तरा नहीं, लेकिन वहाँ मुझ पर इल्ज़ाम भी आ सकता है। तुम्हारी बात माकूल है, मगर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे दरवाजे तक ले चलो, मैं ताला खोलूँ। उसने बहुत एहतजाज किया, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। उसे ये समझाना मुश्किल था कि इस सर्वेंट क्वार्टर में हम कम महफूज हैं। बड़े घर के मकीनों से पुलिस भी कतराती है। पहले हमने अकबी दरवाज़ा आजमाया, मगर वो अंदर से बंद था। अगर हम उसके सामने वाले दरवाजे पर पहुंचे, सड़क पर पुलिस वालों की गैर मामूली सरगर्मियां दिखाई दे रही थी। शायद उन्होंने हर घर के मकीनों से पूछगछ का सिलसिला शुरू कर दिया था। सोनिया सहम गई। तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे? उसने सरगोशियाना अंदाज में कहा। अगर किसी ने हमें इस तरह दरवाज़ा खोलते हुए देख लिया तो फिर हमारी खैर नहीं। ये सब मेरे सोचने की बातें हैं। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। उनके बाप को भी कुछ पता नहीं चल सकेगा। वो मेरे साथ तकरीबन घसीटती हुई मरकजी दरवाजे तक आई। वो बार बार खौफजदा अंदाज में सड़क की तरफ देखने लगती थी। दरवाजे के सामने पहुंचकर मैं दरवाजे पर झुक गया और दरवाजे को अपने हाथ में मौजूद तार की मदद से गैर मुकफ्फल करने में मुझे आध मिनट से ज्यादा नहीं लगा। सोनिया मेरी महारत देखकर हैरान रह गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर मैं उसका हाथ पकड़कर तेजी से अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं हर एतबार से महफूज था, मगर बाद में मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। मैंने टिटोल कर दीवारों पर स्विच बोर्ड तलाश किया और लाइट ऑन कर दी। हम फौजी दर्द के बंगले में खड़े थे। दाएं हाथ की तरफ ड्राइंग रूम था और सामने की तरफ लाउंज था। सामान पर गर्द की खफीफ सी तह नजर आ रही थी। हम ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। तुमने कितनी जल्दी ताला खोल दिया? सोनिया ने कहा। सच बताओ, तुम कोई पेशावर चोर हो? ख्वामुखा की बातों से बोर मत करो। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद मिलेगी। सोने के लिए उम्दा सामान से मुज़य्यन सजी सजाई ख्वाबगाहें भी मौजूद होंगी। अब तुम मेरी मेहमान हो। तुम्हें मेहमानी और मेज़बानी की पड़ी हुई है और मुझे जान बचाने की फिक्र खाई जा रही है। मालूम नहीं हमें गिरफ्तार करने के बाद हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। मैंने एक बुलंद कहका लगाया। इसकी बजाय अगर तुम चाय बनाने की फिक्र कर लो तो कितना अच्छा हो। शायद चाय बनाने का सामान मिल जाए, मगर नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चाय बना लूंगा। तुम क्यों बना लोगे? किसी चक्कर में मत रहना, तुम अब भी मेरे मेहमान हो। मैं तो इस ख्याल से कह रहा हूँ कि तुमने अरसा दराज से किचन का काम नहीं किया होगा। ये तुम्हारी भूल है। बुनियादी तौर पर मैं एक देहाती लड़की हूँ। घर के सारे काम काज अपने हाथों से कर सकती हूँ, और फिर यहाँ भी मैंने ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं गुजारी है। तुम्हें सब कुछ तो बता चुकी हूँ। मेरी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची, मैं मादरत चाहता हूँ, और इसकी तलाफी इस तरह होगी कि मैं बदस्तूर तुम्हारा मेहमान रहूंगा। वो हंस कर उठ खड़ी हुई। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मालूम नहीं किचन में चाय का पूरा सामान भी होगा या नहीं। वो ड्राइंग रूम से चली गई और मैं ड्राइंग रूम की आराइश का जायजा लेने लगा। इस बंगले के मकीन न सिर्फ दौलतमंद थे बल्कि बादोक भी थे। हर चीज से नफासत नजर आती थी। अभी मैं ड्राइंग रूम का जायजा ही ले रहा था कि फोन की घंटी बजने लगी और मैं चौंक उठा। टेलीफोन लाइन का बहाल होना मेरे लिए बायस से हैरत था। मकीन अगर ज्यादा अरसे के लिए बाहर जाएं तो उन्हें ये सहूलत हासिल होती है कि टेलीफोन अपार्टमेंट से कहकर आर्जी तौर पर लाइन बंद करा सकते हैं। इस तरह वो लाइन रेंट अदा करने से बच जाते हैं और महकमा टेलीफोन इस नंबर को आर्जी तौर पर कहीं और इस्तेमाल कर सकता है। फिर मुझे ख्याल आया कि बचत का ये पहलू तो गरीब लोग अपनी नज़रों में रखते हैं। जिनके पास दौलत की फरवानी होती है वो ऐसी छोटी छोटी बातें कहाँ खातर में लाते हैं।
टेलीफोन की घंटी बजती रही मगर मैंने रिसीवर नहीं उठाया। इम्कान यही था कि कोई रॉन्ग नंबर मिल गया होगा। घंटी की आवाज़ें सुनकर सोनिया ड्राइंग रूम में चली आई थी मगर अब घंटी बजना बंद हो गई थी। मैं तुम्हें पहले ही मना कर रही थी, अब हम तरह तरह की झंझटों में फंस जाएंगे। वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में सुकून तो था। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने हंसकर कहा, और जिंदगी तो वैसे ही जमीलों का नाम है, पुरसुकून जिंदगी तो बेकैफ हो जाती है। सोनिया ने बुरा सा मुंह बनाया। बावर्ची खाने में हर किस्म का सामान मौजूद है, तुम चाय पियोगे या कहवा? इस वक्त तो चाय का ही मूड है, अगर दूध ना हो तो कहवा ही चलेगा। खुश्क दूध मौजूद है, मैं चाय बना लाती हूँ। वो वापसी के लिए पलटते हुए बोली मगर उसी वक्त दोबारा फोन की घंटी बजने लगी और उसने पलटकर मुझे घूरा। अब इससे किस तरह निपटोगे? कोई मसला नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा। पहले मैं समझा था शायद कोई रॉन्ग नंबर मिल गया है मगर मालूम होता है कि कोई इसी नंबर पर रिंग कर रहा है, अभी देख लेता हूँ। मैंने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया मगर कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ भी सन्नाटा छाया हुआ था। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद मैंने हेलो कहा। मेरी आवाज से गोया लाइन में जान पड़ गई मगर जिस किस्म की जान पड़ी उसने मेरी जान ही निकाल कर रख दी। मगर दूसरी तरफ से बोलने वाले ने किसी किस्म की तस्दीक की जरूरत नहीं महसूस की। मिस्टर नॉर्मन शैलोव। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज मेरी समाज से हथौड़े की तरह टकराई। माफ कीजिएगा, यहाँ इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता, मैंने अतल इम्कान पुरसुकून आवाज में कहा। मगर मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि मेरा सुकून ना सिर्फ रुखसत हो चुका है बल्कि मैं अपनी आवाज को पूरी तरह पुरसुकून रखने में भी नाकाम हो गया हूँ। मैं तो खुद को महफूज तस्वर कर रहा था, अगर कोई इस बात से किस तरह वाकिफ हुआ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से जवाब में एक कहका सुनाई दिया, हम चाहें तो तुम्हारी पनाहगाह को चूहेदान में तब्दील कर दें मगर हम अपना शिकार खुद ही खेलते हैं, याद रखना तुम हमारे शिकार हो। मालूम नहीं तुम क्या बेबरकी हाँक रहे हो, मैंने धड़कते दिल के साथ कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम खुशकिस्मत थे जो हमारे हाथों से बच निकले, वरना आर्थर और टारमंडू की तरह तुम भी इस वक्त दूसरे जहां में होते। लेकिन बेफिक्र रहो, हम पुलिस को मुतला करके तुम्हारी पनाहगाह को चूहेदान में तब्दील नहीं करेंगे। मुझे एक बात की बहरहाल खुशी हुई थी, उनकी बाखबरी खासी होशरुबा थी मगर वो मेरी असल हैसियत से बेखबर थे और इस खराब सूरत हाल में ये एक ख्याल भी खासा खुशगवार था। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कौन हो सकते हो मगर शायद मैं तुम लोगों से वाकिफ ही नहीं हूँ। क्या तुम आर्थर के कमरे की तरफ नहीं गए थे? मिस्टर नॉर्मन दूसरी तरफ से पूछा गया। उसकी लाश के अलावा और वहाँ था ही क्या? मैंने कहा। लेकिन कमरे के दरवाजे पर सुर्ख रंग की वो अलामत ऐसी तो नहीं थी जो आसानी से नजरअंदाज कर दी जाए। हाँ मैंने देखा था, वहाँ ज़र्ब का निशान बना हुआ था। मैंने जल्दी से कहा मगर इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ सका। तुम्हें इसे मजा भी बहुत है नॉर्मन, तुम्हारा शिकार करने में कुछ ज्यादा ही लुत्फ आएगा। अगर ये इसे मजा है तो इस मजा का मुजाहरा तुम्हारी तरफ से क्या किया गया? वो निशान मैंने तो नहीं बनाया था। कल कला को तुमने आई को 1 या ओ को 0 कहना शुरू कर दिया तो तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? उसके साथ ही सिलसिला मुनक़ते हो गया। मैंने उलझे हुए अंदाज में रिसीवर क्रैडल पर वापस रख दिया। मेरा दिन उसके आखिरी जुमले में उलझा हुआ था मगर सोनिया ने मुझे कुछ सोचने ही नहीं दिया। किसका फोन था? क्या कह रहा था? तुम कुछ परेशान से हो गए हो? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ सोनिया, मैंने कहा। मुझे नहीं मालूम कि फोन पर कौन था मगर जो भी था वो मुझसे बखूबी वाकिफ है। तब तो वो पुलिस को इतला देकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता है, सोनिया तशवीश से बोली। अरे बाबा तुमसे एक काम कहा था, वो तो तुमसे हो नहीं रहा, यहीं खड़ी सवालों जवाब किए जा रही हो। सोनिया झुंझुलाई हुए अंदाज में किचन की तरफ जाने के लिए पलटी मगर अभी चाय मेरे नसीब में नहीं थी। इस बार काल बैल बज उठी थी। लो एक और मुसीबत आ गई, सोनिया रुकते हुए बोली। अब इसे कौन भुगतेगा? बेफिक्र रहो, इसे भी मैं ही भुगतूंगा। मैंने दीवार पर नस्ब इंटरकॉम की तरफ बढ़ते हुए कहा। उस इंटरकॉम का ताल्लुक गेट से था। कौन साहब है? मैंने इंटरकॉम के रिसीवर में कहा। गेट खोलिए जनाब। पुलिस दूसरी तरफ से आवाज आई। ओह 1 मिनट इंतजार करिए, मैं हाजिर हो रहा हूँ, मैंने कहा और रिसीवर रखकर सोनिया से बोला। पुलिस आई है, मैं गेट खोलने जा रहा हूँ, तुम ऐसा करना कि मेरे करीब ही रहना। मैं उसके जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से बाहर निकला और जाकर गेट की खिड़की खोल दी। ये क्या हंगामा है इंस्पेक्टर साहब? पहले फायरिंग हुई, उसके बाद आपकी तरफ से ऐलानात हुए, कोई खतरनाक मुजरिम फरार हो गया है। अपने लिए मेरे मुंह से इंस्पेक्टर का खिताब सुनकर मेरे सामने मौजूद इंस्पेक्टर का मुंह फख्र से फूल गया। जी हाँ, वो बहुत खतरनाक मुजरिम है जनाब, हम उसे पूरे इलाके में तलाश कर रहे हैं। इस तरफ तो कोई नहीं आया? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं और मेरी बीवी फायरिंग की आवाज सुनकर जागे थे और जब से जाग रहे हैं हमें तो ऐसी कोई अलामत नजर नहीं आई। आप चाहें तो इत्मीनान कर लें, ये बहुत जरूरी है जनाब। सब इंस्पेक्टर ने अपने साथ मौजूद पुलिस वालों को अंदर जाकर तलाशी लेने का इशारा किया और वो सब कंपाउंड में दाखिल हो गए।
जब तक ये लोग कंपाउंड की तलाशी लें, क्यों ना आप मेरे साथ एक कप चाय पी लें। मेरी बीवी चाय बनाने ही वाली थी। जी तो बहुत चाह रहा है मगर इसमें देर लग जाएगी, सब इंस्पेक्टर ने ललचाते हुए अंदाज में कहा। इंस्पेक्टर साहब के लिए जल्दी से कहवा बना लो सोनिया। मैंने वहीं से आवाज देकर कहा, ये बहुत जल्दी में अभी लाई जान। उसने भी पुकार कर कहा और मैंने सब इंस्पेक्टर को अंदर चलने की दावत दी, जो उसने मामूली सी रद्दोकद के बाद कबूल कर ली। हम ड्राइंग रूम में पहुंचकर ठीक से बैठने भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर मुसीबत नाज़िल हुई। टेलीफोन की घंटी बजने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में दांत पीसे मगर बग़ैर खुश इखलाकी के साथ सब इंस्पेक्टर से माजरत करके फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा। दूसरी तरफ से उस शख्स की आवाज़ सुनाई दी जिसकी आवाज़ मैंने इससे कबल फ़ोन पर सुनी थी। मुबारक नारमन शलोफ। उसने कहा, तुम पुलिस को जुल्म देने में कामयाब हो गए, हमारी ख्वाहिश भी यही थी। ओह हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है, लेकिन इतनी सुबह फ़ोन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमें मालूम है तुम इस वक्त खुलकर बात नहीं कर सकोगे, मैंने खेज लहजे में कहा गया। गालबन सब इंस्पेक्टर की खातर तवादे कर रहे हो गए। 15 मिनट बाद फोन करना, कोई मुजरिम फरार हो गया है, पुलिस उसे तलाश कर रही है। इस वक्त यहाँ सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं, तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। तुमने उसे खूब मक्खन लगाया है, वो तो अपने लिए इंस्पेक्टर का लफ्ज सुनकर खुशी से फूल गया होगा। उसे क्या मालूम कि जिसकी तलाश में उसके मातहत कंपाउंड को खंगाल रहे हैं वो तो इस वक्त उसके साथ ड्राइंग रूम में मौजूद है। नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस वो 15 मिनट के अंदर अंदर रुखसत हो जाएंगे, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। सोनिया 3 मिनट के अंदर अंदर कहवा तैयार करके ले आई। सब इंस्पेक्टर ने उसे गहरी नजरों से देखा मगर कुछ कहा नहीं। कहवा देकर सोनिया ड्राइंग रूम से चली गई। कहवा पीने के दौरान ही पुलिस वालों ने कंपाउंड की तलाशी ले डाली थी और ऑल क्लियर की रिपोर्ट दे दी थी। उन्हें तो एक मशकूक आदमी की तलाश थी जो जाहिर उन्हें वहां नहीं मिल सका था। सब इंस्पेक्टर ने जल्दी जल्दी कहवा हल्क से अंडेला और वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। फर्ज कीजिए आप लोगों के जाने के बाद वो मुजरिम अकबी दीवार कूद कर अंदर घुस आए तो आपको कैसे इल्म होगा? मैंने सब इंस्पेक्टर से कहा। हर तरफ पुलिस है जनाब, वो हमारी नजरों से बचकर नहीं निकल सकेगा। ताम एहतियात का तकादा यही है कि आप खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। कम अज कम दिन निकलने तक तो बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सब इंस्पेक्टर को रुखसत करके मैं सोनिया की तरफ मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ख्वाह मुख्वाह घबरा रही हो, अब देख लो पुलिस कितनी मुतमईन होकर गई है। ये तुम्हारा ही हौसला है कि तुमने इतनी बेखौफी से पुलिस का सामना कर लिया। सोनिया बोली, लेकिन अली, इस पुलिस वाले की मौजूदगी में भी तो एक फोन आया था, तुमने कहवा इतनी जल्दी तैयार कैसे कर लिया? मैं तो हैरान ही रह गया। मैंने उसकी बात उड़ा कर कहा, टालने की कोशिश मत करो अली। सोनिया संजीदगी से बोली, आखिर वो कौन शख्स है जो तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ है? सच तो ये है कि मेरी यहाँ मौजूदगी से तुम्हारे अलावा कोई भी वाकिफ नहीं है, और उससे भी बड़ी हकीकत यह है कि पूरे बसरे में मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन तुम बहुत ज्यादा पुरस्कार साबित हो रहे हो। क्या फोन पर तुम्हें कोई धमकी दी गई है? हाँ, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। वो पुलिस को मेरे बारे में मुतला करने की बजाय खुद मेरा शिकार खेलेंगे। क्या? सोनिया का मुंह हैरत से खुल गया। उन्होंने तुम्हें कत्ल करने की धमकी दे दी है और तुम बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हो?